हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस का जिसमें 3 या मोर देन 3 सेंट्रल एटम्स होते हैं। उसमें कुछ एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो कि रहते हैं, उसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है यहां पर बोरेक्स का। बोरेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हम इस तरीके से लिख सकते हैं Na2B4O7.10H2O, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज Na2B4O5OH4.8H2O। सोडियम जैसा कि हमें मालूम है कि आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, तो इसको हम लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है जिसपे अगर हमने ये दोनों सोडियम हटा दिया तो चार्ज कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि सेंट्रल एटम बोरॉन है, तो 4 बोरॉन और 4 ऑक्सीजन लेकर के हम 8 मेंबर्ड रिंग बना दें। ये 8 मेंबर रिंग हमारी बन गई। अब उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, उस एक ऑक्सीजन को हमें इन चारों बोरॉन पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक ऑक्सीजन को हम चारों बोरॉन से तो जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बीच में डाल दिया हमने। अब इन दोनों बोरॉन का हमारे पास जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो हमारे पास 4 OH ग्रुप बचे हुए हैं, इन 4 OH ग्रुप को हर एक बोरॉन पर एक एक डाल दें। अब इस केस में क्या होगा, जो ये दोनों बोरॉन है, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन, इन दोनों बोरॉन पे 4-4 बॉन्ड बने हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्चुअली ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, तो चौथा बॉन्ड जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और कोऑर्डिनेट जो होगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसलिए वो लोन पेयर डोनेट करेगा बोरॉन को। तो डोनर हो गया ऑक्सीजन और एक्सेप्टर हो गया बोरॉन। तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, तो डोनर ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन था, उस पर नेगेटिव चार्ज था, वो 0 हो जाएगा, और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही इस पे होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया बोरेक्स का। अगर तुम चाहो तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करो और इसके बाहर 2 सोडियम आयन लिख दो, हमारा काम हो गया। ये नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब इसमें एक नोट यहां पर हमें नोट करना है, इन एनी हाइड्रेटेड बोरेट, इन एनी हाइड्रेटेड बोरेट, हाइड्रेटेड बोरेट क्या होता है पहले वो समझेंगे। जो 8 या 8, जिस आयन का नाम एंड होता है 8 या 8 से, वो ऑक्सीजन आयन होते हैं। नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइट SO3 2-। उसी तरीके से बोरेट, बोरॉन ऑक्सीजन एनायन, सिलिकेट सिलिकॉन ऑक्सीजन एनायन, फास्फेट फास्फोरस ऑक्सीजन एनायन। तो ये हमारे पास बोरेट है, इसका मतलब बोरॉन ऑक्सीजन एनायन है। यहां पर हमें दिख रहा है कि बोरॉन ऑक्सीजन एनायन है क्योंकि इस पर ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है। सोडियम अगर हम हटा दें तो 2 नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो बोरेट एनायन हो गया। हाइड्रेटेड है, इसका मतलब हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी बोरेट में, मतलब बोरॉन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड में, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फार्मूला में दिख रहा हो या OH ग्रुप दिख रहा हो, दोनों में से कोई एक भी दिख रहा हो, तो इसका मतलब दैट इज हाइड्रेटेड बोरेट। तो यह एक हाइड्रेटेड बोरेट है। अब इस हाइड्रेटेड बोरेट में, इन एनी हाइड्रेटेड बोरेट, नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट बोरॉन्स is equal to number of negative charges on borate anion।
ऐसे बोरॉन जिनकी टेट्रा वैलेंसी मतलब जिन पर 4 बॉन्ड बने हैं, जैसे ये दोनों बोरॉन यहां पर है, ये दोनों बोरॉन जो है वो ट्राइवैलेंट है, इस पर 3 बॉन्ड बने हैं, जबकि इन दोनों बोरॉन पे 4 बॉन्ड बने हैं। तो टेट्रावैलेंट बोरॉन्स जो होंगे उनका नंबर कितना होगा, जितना इस बोरेट एनायन पर नेगेटिव चार्ज होगा। बोरेट एनायन पर नेगेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे, हम ये जो कैटायन है उसको हटा दें, कैटायन को हटा दोगे तो अपने आप जो दिख जाएगा हमारे पास, जितना कैटायन पर चार्ज होगा उतना ही बोरेट एनायन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने इसको 2 हटाया तो 2 नेगेटिव चार्ज आया, एक इस पर आ रहा है, एक इस पर आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें टेट्रावैलेंट बोरॉन्स की संख्या जो हो गई वो यहां पर इस केस में हो गई 2, एंड नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट बोरॉन्स is total boron atoms minus number of tetravalent borons। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा के लिए किसी भी बोरेट पर काम करेगा, किसी भी हाइड्रेटेड बोरेट के लिए ये वैलिड है। किसी भी हाइड्रेटेड बोरेट में नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट बोरॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन बोरेट एनायन। वो कैसे पता करेंगे, हमें जितना कैटायन दिख रहा है, मेटल दिख रहा है, उसको हटा दो, उस पर जितना चार्ज होगा उतना ही बाकी बचे हुए पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने टेट्रावैलेंट बोरॉन्स है। अब टोटल हमारे पास मान लो कि 4 हैं इस केस में, और 2 हमें दिख रहे हैं कि 2 सोडियम हटाया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आएगा बोरेट एनायन पर, तो इसका मतलब 2 टेट्रावैलेंट बोरॉन्स होंगे। टोटल 4 बोरॉन्स थे, तो 4 में से 2 निकल गए टेट्रावैलेंट, तो बचे 2 जो कि हमारे पास ट्राइवैलेंट होंगे। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को वाइंड अप करते हुए। एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिखा Na(B3O3OH)4। अब यहां पर देखो सोडियम एक ही है, इसका मतलब इस बोरेट एनायन पे चार्ज -1 होगा, इस पे चार्ज +1 है। हमें इसी स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि सोडियम तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड को हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, केवल सोडियम आयन को वहां पर बगल में रख सकते हैं। अब 3 सेंट्रल एटम और 3 सराउंडिंग एटम लेकर के 3 मेंबर रिंग बना दे, बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन। 4 OH ग्रुप है, तो पहले हर एक पर एक एक डाल दे, लेकिन किसी एक बोरॉन पर हमें 2 OH डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 OH ग्रुप को हम 3 बोरॉन पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जिसपे हमने 2 OH ग्रुप डाला उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ये टेट्रावैलेंट बोरॉन हो गया, टेट्रावैलेंट बोरॉन हो गया। वो हम पहले ही बता सकते थे, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहां पर बोरेट एनायन पर, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ही टेट्रावैलेंट बोरॉन होगा, बाकी दोनों जो होंगे वो ट्राइवैलेंट होंगे। इन दोनों को हम देख सकते हैं, वो ट्राइवैलेंट बोरॉन्स। तो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल या आयन का जिसमें 3 या उससे अधिक सेंट्रल एटम्स है, उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, हाईली प्रोबेबल है, हम वही बनाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उनको छोड़ करके। इसमें एक एडिशनल पॉइंट हमने यहां पर नोट करवाया, इन एनी हाइड्रेटेड बोरेट नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट बोरॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन बोरेट एनायन। कैटायन को हटा दो, जो बचेगा उस एनायन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वही टेट्रावैलेंट बोरॉन्स होंगे, बाकी बचे हुए जो बोरॉन्स होंगे दे विल बी ट्राइवैलेंट, जिनकी कोवैलेंसी 3 होगी। दैट्स इट। अब हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं जहां पर हमें 2 तरीके के एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक वो जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन फुलफिल होती है लेकिन साइक्लिक नहीं है, और दूसरी वो जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन नहीं पूरी होती है फिर भी साइक्लिक होते हैं। तो जहां पर पहले कंडीशन फुलफिल होती है और साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो पहले मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो उसमें ये हमारे पास एक्सेप्शंस में आएंगे फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें अब देखो जरा,
पहला एग्जांपल मैं लेता हूं H2S3O6। एक्चुअली मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। N जहां पर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स है और N की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होने पर साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल होगी। हालांकि फॉर्मूला एक N इज इक्वल टू 2 पर भी है, वो हमारा साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल नहीं करता। 2 सेंट्रल एटम पे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स 3 या मोर हो जाए, इसको हम बोलते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड। तो पहले इसको सोचो कि 2 हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा SnO6 2-। अब इसमें अगर N की वैल्यू हम 2 रखें तो दिस बिकम्स H2O6 2-। एक एक करके देखते हैं। अब H2O6 2- का अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये ऐसा बना था, अगर तुम लोगों को याद हो, जब 2 सेंट्रल एटम वाले में हमने लिया था तो ये एग्जांपल लिया था। H2O6 2-, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनेट आयन। अब इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर मैंने लिखा H2S2O6 तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन कहां लगेंगे? ये निगेटिव चार्ज हटाओ, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दो, ये निगेटिव चार्ज हटाओ, ये हाइड्रोजन जोड़ दो, करस्पॉन्डिंग एसिड मिल गया। अब अगर हमने यहां पर N इज इक्वल टू 3 रखा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा ट्राइथायोनिक एसिड H2S3O6। कुछ नहीं चेंज हुआ, केवल नंबर ऑफ सल्फर एटम बढ़ा। तो एक सल्फर बढ़ा तो हम इन दोनों सल्फर के बीच में डाल देंगे, तो ये SSS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। तो एक सल्फर हमारे पास यहां पर बीच में बढ़ गया। अगर हमने लिखा N इज इक्वल टू 4 तो फॉर्मूला हो जाएगा H2S4O6। बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स बढ़ते जा रहे हैं और वो सल्फर हम इन्हीं दोनों सल्फर के बीच में डालते जाएंगे। तो S S S S OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास टेट्राथायोनिक एसिड हो गया। ये डाइथायोनिक एसिड, ये ट्राइथायोनिक एसिड, और इसमें केवल 4 सल्फर है तो टेट्राथायोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहां पर 3 या 3 से अधिक सेंट्रल एटम होने पर साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल कर देता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स होगा 3 और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स उससे ज्यादा होंगे। तो 3 और 3 से अधिक सेंट्रल एटम होने पर यह साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एसाइक्लिक है। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। तो यह बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां पर गलती हो सकती है हमसे, इसलिए इसको एक सीरीज है ऑक्सी एसिड्स की, सल्फर की, पॉलीथायोनिक एसिड, उसमें N की वैल्यू 3 4 5 6 बढ़ाते चले जाओ, केवल बस सल्फर बीच में डालते चले जाना और कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा एक और एक्सेप्शन है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है HN+2 PnO3n+1। ये जनरल फॉर्मूला है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज का। ये भी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर रखते हैं, बस इसलिए बता रहा हूं। क्या अब बाकी चीजें होती हैं वो हम बात करेंगे जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। अभी केवल हम
साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन फुलफिल करने के बावजूद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं रखता, बस इस बात पे फोकस कर रहे हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 द फॉर्मूला विल बिकम H5P3O10, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें से अगर हम पांचों हाइड्रोजन हटा दें तो हमारे पास एनायन जो हो जाएगा P3O10 5 माइनस। तो पहले हम एनायन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम H प्लस जोड़ देंगे ऑक्सीजन पे जहां नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। P3O10 तीन फास्फोरस है, ध्यान देना इस पर, POPOP, ध्यान दो। उम्मीद हमें यह थी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तीन फास्फोरस तीन ऑक्सीजन लेकर के रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है इसमें, ये एक्सेप्शन है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर 10 ऑक्सीजन थे, 10 में से हमारे पास 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, इसका मतलब अब बचे हुए 8 ऑक्सीजन को तीन फास्फोरस पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सभी पर पहले एक एक डबल बॉन्ड लगा दें, 5 कंज्यूम हो गए। अब किनारे वाले पर 2 और लगा दें, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, और एक इस पर और लगा दें O माइनस। देखो अब P3O10 5 माइनस हो गया। अब ऑक्सीजन में से निगेटिव चार्ज जहां है उसको हटाएं, वहां पर H लगा दें। ये हो गया। तो हमारे पास ये साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल करता है, बावजूद इसके इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 4 पर द फॉर्मूला विल बिकम H6P4O13। कोई और चेंज नहीं करना है, बीच में वैसे ही चेन बनाते जाएंगे, POPOPOP। किनारे वाले को देखो, दोनों फास्फोरस पर किनारे वाले पर 2 OH है, OH 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 OH, और सभी फास्फोरस पर एक एक डबल बॉन्ड हो गए, और बीच वाले पर एक एक OH है तो एक एक OH लगा दिया, हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज हो गई, जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की कंडीशन फुलफिल करता है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो 2 एक्सेप्शन हमने बताए यहां पर, जो कंडीशन फुलफिल करता है फिर भी साइक्लिक नहीं होता है। एक पॉलीथायोनिक एसिड, दूसरा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। दोनों के जनरल फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, बस उतने से सारा काम हो जाएगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, साइक्लिक नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है। अब आते हैं हम आगे। ये तो ऐसे एक्सेप्शंस हो गए जो कंडीशन फुलफिल करते हैं फिर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हम दूसरे ऐसे लेते हैं जहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं करता है फिर भी साइक्लिक होते हैं। एक ऐसे तरीके के मॉलिक्यूल्स हो गए जो साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल करते हैं फिर भी साइक्लिक नहीं होते, और दूसरे ऐसे हो गए जो कंडीशन फुलफिल नहीं करते फिर भी साइक्लिक है। तो अब दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है। CrO5, शायद इसके बारे में तुमने पढ़ा होगा। CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये याद ही है तुम्हें तभी बना पाओगे, देखा है तभी बना पाओगे, लॉजिकली सोच के नहीं बना पाओगे। अब देखो यहां पर CrO5 का ये स्ट्रक्चर जो बना, इसमें खासियत क्या है, ये एक पराक्सी लिंकेज है, ये भी एक पराक्सी लिंकेज है, 2 पराक्सी लिंकेज है। और अनयूजुअल क्या दिख रहा है, जो मैंने अब तक मना किया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग नहीं बनानी है, यहां देखो 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और वो भी एक नहीं 2 बन रही है। एक सेंट्रल एटम पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये हर वो बात को फॉलो नहीं कर रहा है जो मैंने शुरुआत में बताया था। 3 मेंबर्ड रिंग मत बनाओ, एक सेंट्रल एटम पर साइक्लिक स्ट्रक्चर मत बनाओ। तो इतनी बातों को जो नहीं मानेगा वो मरेगा। तो ये बहुत ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती है CrO5 का। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बटरफ्लाई लाइक शेप है, देखो, तो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये इसमें पराक्सी लिंकेज है 2। ये बनता कैसे है,
जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो ये CrO5 एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, जो कि बाकी अदर प्रोडक्ट्स से हमारे पास मतलब नहीं है। ये इमीडिएटली टूट जाता है क्रोमियम 3+ आयन में, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो ये CrO5 का फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है। हार्डली ये जो हमारे पास है 2-3 सेकंड के लिए इसका ब्लू कलर तुम्हें दिखाई देगा। जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में डालोगे, डालते ही तुम्हें बहुत तेजी से ब्लू कलर दिखाई देगा, लेकिन हार्डली 2-3 सेकंड के लिए दिखाई देगा और इमीडिएटली वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। इसकी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होती है। क्रोमियम 3+ आयन ग्रीन कलर का है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि CrO5 का ब्लू कलर परसिस्टेंट हो, स्टेबल रहे, तो उसके लिए वहां पर हमें ईथरल सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। ईथर डाल दो, डाईइथाइल ईथर, वो ईथर में डिसॉल्व हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। एको सोल्यूशन में जब तक ये रहेगा तब तक इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। ईथर में डिसॉल्व होकर के ये ब्लू कलर का सोल्यूशन सेपरेट किया जा सकता है। तो ये वैसे एको सोल्यूशन में हम ज्यादातर रिएक्शन कराते हैं, वहां पर इसकी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है, हार्डली 2-3 सेकंड के लिए दिखाई देगा इसका कलर और इमीडिएटली ये कोलैप्स कर जाएगा क्रोमियम 3+ आयन में, जो कि ग्रीन कलर का होगा, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। ये तो ऐसा हो गया जिसमें साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और फिर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पीछे हमने किए थे साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल हो रही थी फिर भी साइक्लिक नहीं है। अब इसमें एक और एग्जांपल ले, Na2 B2 O2 होल ट्वाइस OH होल 4। इसका नाम है सोडियम परऑक्सोबोरेट। सोडियम परऑक्सीबोरेट। इसमें सेंट्रल एटम देखो 2 है और 2 सोडियम है, इनको अगर हटा दें तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले का स्ट्रक्चर बनाना है। अब हमें 2 सेंट्रल एटम पर स्ट्रक्चर बनाना है और इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये 2 परऑक्सी लिंकेज है, देखो O2 का होल ट्वाइस है, 2 परऑक्सी है और 4 OH है, 2 बोरॉन पे हमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसा होगा। इन दोनों बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहां पर 2 सेंट्रल एटम पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है, 2 सेंट्रल एटम पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। 2 सेंट्रल एटम पर साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये इट इज यूज्ड इन लिक्विड डिटर्जेंट्स एज ब्राइटनर। ये लिक्विड डिटर्जेंट्स में ब्राइटनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों क्लोथ्स पे हम इसका यूज कर सकते हैं एज ब्राइटनर। कपड़े का जो ओरिजिनल कलर होता है उसको ये रिटेन करता है, चमक बरकरार रखता है। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब सनलाइट में हम डार्क कलर के क्लोथ्स को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसका कलर फेड हो जाता है, टेक्सचर फेड कर जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं वो उनके टेक्सचर को हैम्पर करती हैं। ये परऑक्सी लिंकेज जो होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है, जो हाई एनर्जी के रेडिएशन सनलाइट से पड़ती हैं वो इसी को तोड़ने में कंज्यूम हो जाती हैं, तो कपड़े के कलर पर कोई असर नहीं होता है। तो कपड़े का कलर जो होता है, ब्राइटनिंग के उसकी ब्राइटनेस जो होती है, दैट इज रिटेन विद द यूज ऑफ दिस सोडियम परऑक्सोबोरेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ओके, तो 2 हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हमने ऐसे बताए जिसमें साइक्लिक की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है फिर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैं एक्सेप्शंस को वाइंड अप करूंगा, एंड दैट एग्जांपल इज P4S3, फास्फोरस बीइंग सेंट्रल एटम, और हमने कंडीशन बताई थी नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स 3 और ग्रेटर देन 3, तो ये तो है।
और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बताया था नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के बराबर या उससे ज्यादा। तो यहां पर ये नंबर ऑफ सल्फर एटम्स फास्फोरस के नंबर ऑफ एटम से कम है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, फिर भी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये कोई सोच के बना ही नहीं पाएगा, तुमने देखा है बना लोगे, नहीं देखा है नहीं बना पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका नाम टेट्राफास्फोरस ट्राइसल्फाइड। टेट्राफास्फोरस 4 फास्फोरस 3 सल्फाइड, तो ट्राइसल्फाइड। इट इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स। मैच स्टिक में इसका यूज होता है, माचिस की जो तीलियां होती हैं उसमें ये यूज होती है। तो ये हमारे पास हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर और उसके एक्सेप्शंस। तो लिविस स्ट्रक्चर हमने हर तरीके के देख लिए, 1 सेंट्रल एटम का, 2 सेंट्रल एटम का, 3 और उससे ज्यादा एटम्स का, और उनके एक्सेप्शंस। तो हमने सारे तरीके के यहां पर लिविस स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए। अब इस पर जितनी मर्जी चाहे तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें कंफर्ट जोन में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते कि जो मैंने तरीका बताया है उन तरीके को तुम आइडियली फॉलो करते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, मैं उसको कैटर करूंगा अलग से एक वीडियो बना करके। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत है, तो वो लिख के दो, मैं उसमें उसको एड्रेस करूंगा। छोटा क्लिप बना करके, जैसी जरूरत होगी उस साइज का क्लिप बना करके मैं उसमें डालूंगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, and then we will move to overlapping concept. Thank you.